हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइस, ये जो आपकी मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का हमने सॉल्यूशन दिया था पीडीएफ में, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का टेस्ट दिया था, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिए होंगे टेस्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग वही है भाई, ये 3 केस लिखे हुए हैं एग्ज़ाम में। इन तीनों में से कोई भी एक केस आपके पास आ सकता है कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। केस 1 मतलब ये क्वेश्चन आ गया जाए कि नो सॉल्यूशन के लिए पी और क्यू की वैल्यू निकालिए, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए या यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने पहले ही लिख दिया है क्योंकि ये तीनों केस हम क्रैमर रूल से ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। जब भी आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाए कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या आपका यूनिक सॉल्यूशन, तो क्रैमर रूल को फॉलो कर लेना, तीनों कंडीशन साफ क्लियर हो जाएंगी उसमें। तो क्रैमर रूल में आपने सबसे पहले क्या करना है, डेल्टा निकालना है। डेल्टा आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट है आपके 2p6, x के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 है। x के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1, y के आगे भी 1, तो 1 2 q 1 1 3, ठीक है। ये है आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपने डेल्टा निकाल दिया, फिर आप निकाल लो डेल्टा x। डेल्टा x कैसे निकालना है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये x के कोफिशिएंट का है, ये x के कोफिशिएंट का है, और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। इस कॉलम को आपने कांस्टेंट नंबर से, यानी कांस्टेंट जो आपका ये मैट्रिक्स है उससे रिप्लेस करना है। तो 2 1 1 की जगह 8 5 4 आप यहाँ पुट कर देंगे, बाकी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेंगी। यानी डेल्टा के अंदर आपने क्या चेंज करा, इसको हटाकर ये आपने यहाँ लगा दिया, यानी x कॉलम को चेंज कर दिया, तो नया डिटरमिनेंट आया डेल्टा x। अब डेल्टा x में यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ चुका है, बाकी सब एंट्री सेम है डेल्टा वाली ही, और इसको आपने अब डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया। सेम आपने डेल्टा y निकाला, डेल्टा y में क्या करोगे, डेल्टा y भी डेल्टा की हेल्प से निकलेगा कि गिवन डेल्टा में जो आपका गिवन डिटरमिनेंट है y के लिए निकाल रहे हो, तो y वाले को रिप्लेस कर दो, ये y वाले कोफिशिएंट्स के कॉलम की जगह आ जाएगा। बाकी 2 1 1 6q3 2 1 1 6q3 ये आपका एज इट इज़ रहेगा। 8 5 4 ये आपका y की जगह रिप्लेस हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू देगा डेल्टा y की। डेल्टा के अंदर अगर मैं z को रिप्लेस कर दूंगी तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा 2 1 1 p2 1, और यहाँ आ जाएगा 8 5 4, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा z। तो इस तरह से आपने पहले डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z चारों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब याद करते हैं क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल क्या कहता है भाई, क्रैमर रूल ये कहता है कि आपके पास अगर यूनिक सॉल्यूशन है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले, फॉर यूनिक सॉल्यूशन केस, इस केस की अगर हम बात करें, फॉर यूनिक सॉल्यूशन केस आपका डेल्टा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो है, क्योंकि अब सिर्फ इन चारों के ऊपर बात चलेगी, तो वो इक्वेशंस की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने वो रब कर दी। आपकी ये 4 डिटरमिनेंट है, इन चारों डिटरमिनेंट से आपने बताना है कि अगर डेल्टा आपका नॉन ज़ीरो है, तो अब बताइए डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में क्या केसेस बनेंगे यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो यूनिक सॉल्यूशन का पहला सिंपल सा केस है कि डेल्टा ही नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू है 2 - p इंटू 3 - q। अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इसका मतलब p इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 3। दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, इधर और का केस नहीं, दोनों कंडीशन, ये भी नॉट इक्वल टू 0 और ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो यूनिक सॉल्यूशन का आंसर हो गया ये, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो p नॉट इक्वल टू 2, q नॉट इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर फॉर द यूनिक सॉल्यूशन केस। अब मान लीजिए, अगर अब बात करते हैं बाकी 2 केसेस की, यानी इसका आंसर आपको मिल गया, कैसे आया ये। अब बात करते हैं हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन केस की, ठीक है।
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, आपका डेल्टा ज़ीरो चलेगा। यानी दोनों केसेस में पहली कंडीशन ये है डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो चलेगी। अब देखो यहाँ ध्यान से, पहले तो बाकी कंडीशन हम यहाँ बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी यहाँ बाद में लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है, सेकेंड हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसको लेके चलते हैं कि डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो पुट करो फॉर डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा मतलब 2 माइनस पी इंटू 3 माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। अब सोचो ध्यान से, अगर ये प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो बन रही है तो या तो ये ज़ीरो हुआ होगा या ये ज़ीरो हुआ होगा। यानी आइदर और का केस में आपका ज़ीरो बन सकता है, दोनों इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकते हैं। आइदर और का केस बनाएंगे तो या तो 2 माइनस पी इक्वल टू ज़ीरो या 3 माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो। यानी या तो क्यू की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो या तो पी 2 होगा और या फिर क्यू 3 होगा। यानी या तो पी 2 हो या क्यू 3 हो, उस केस में आपका डेल्टा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस ये कहता है कि डेल्टा ज़ीरो होने के बाद आप डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को भी जाके चेक करो। अगर ये तीनों भी ज़ीरो आ जाएं, जिस केस में डेल्टा ज़ीरो बना है उस केस के लिए ये तीनों भी ज़ीरो आ जाएं तो इनफाइनाइट मैनी का केस बन जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर p इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे ये ज़ीरो बन गया, p इज इक्वल टू 2 है तो ये भी ज़ीरो बन गया। ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, p की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं। p इज इक्वल टू 2 है तो ये भी ज़ीरो बन गया, p की वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, 2 माइनस 2 ज़ीरो, 2 माइनस 2 ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। इसका मतलब अगर मैं p इज इक्वल टू 2 का केस लूँ, ठीक है, p इज इक्वल टू 2 का केस लूँ तो डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सब क्या चलेंगे, ज़ीरो चलेंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के आंसर में p की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है ना। और या तो आपका p2 है और q3 है, और अगर मान लीजिए p2 नहीं लेते हम और q को 3 ले लेते हैं, q3 यहाँ पे रखेंगे तो ये ज़ीरो, ये आपका q को 3 रखेंगे ये नॉन ज़ीरो रहेगा, ठीक है, ये आपका ज़ीरो रहेगा बट ये क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो। यानी q इज इक्वल टू 3 के केस में ये वाला केस बनेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा आइज, डेल्टा एक्स आइज इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में से कोई एक क्या है, नॉन ज़ीरो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर q इज इक्वल टू 3 केस में, q इज इक्वल टू 3 में ये तो ज़ीरो बन रहा है लेकिन ये नॉन ज़ीरो है, ये इक्वल टू ज़ीरो पड़ा रहेगा, ये नॉन ज़ीरो आएगा। और कब q3 हो और p इज़ नॉट इक्वल टू 2 वाला केस हो, तो p अगर 2 नहीं है तो ये तो ज़ीरो नहीं बना, q इज इक्वल टू 3 है तो ये फैक्टर ज़ीरो बन गया। ये दोनों कंडीशन इकट्ठी अप्लाई करनी है, ये ज़ीरो नहीं है, ये q को 3 पुट करा तो ये भी नॉन ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो पड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, p की वैल्यू 2 नहीं है तो ये भी नॉन ज़ीरो। एटलीस्ट इन तीनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हमारे 2 नॉन ज़ीरो आ रहे हैं इस केस के लिए। तो ये जो केस है ये तुम्हारा नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो नो सॉल्यूशन केस की कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल्टा भी ज़ीरो हो रहा है और वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन ज़ीरो हो रहे हैं, तो वो इन दोनों केस की वजह से हो रहे हैं। तो नो सॉल्यूशन का आंसर रहेगा कि p इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज़ इक्वल टू 3। ये था आपका p इज़ नॉट इक्वल टू 2, q इज़ नॉट इक्वल टू 3। बाकी जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे उनमें भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और थर्ड आपका था कि p तो 2 हो और q आपका कुछ भी हो सकता है, q बिलोंग्स टू r, क्योंकि q के ऊपर आपका क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं कर रहा इनफाइनाइट मैनी केस के लिए। p के 2 होते ही ये फैक्टर यहाँ पे भी ज़ीरो है, इधर भी आ जाएगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो पड़ा है और p इधर भी 2 है, तो ये और ये p इज इक्वल टू 2 की वजह से ज़ीरो बन जाएंगे। तो q चाहे जो मर्जी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस में p 2 होगा, q बिलोंग्स टू r होगा, और यूनिक सॉल्यूशन का केस ये होगा और नो सॉल्यूशन का केस ये होगा। तो ये चारों ऑप्शंस आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे, आपको आपने वहाँ से टिक करना है। यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखिए। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था और कंडीशन थी दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपने सबसे पहले इसके राइट साइड को ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल तो इधर पड़े और इधर राइट साइड कांस्टेंट जो मैट्रिक्स है वो पूरे का पूरा ज़ीरो है, यानी ये आपके पास है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन।
और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन ये थी ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, या आप इसको लिखो डेल्टा इक्वल टू 0, या आप लिखो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट बना के इक्वल टू 0 डालना है। क्या वैल्यू है 1k 3 3k -2 2 3 -4। ठीक है, सिंपली आपने इस डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 करना है और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 33/2। डिटरमिनेंट आप सभी इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आई होप आप कर लोगे ये। k = 33/2 इज़ द आंसर। सिंपल आपने नॉन ट्रिवियल की कंडीशन लगानी थी, डेल्टा को 0 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। कोस के साथ कुछ अटपटे से एंगल हैं, जिन एंगल्स की वैल्यू हम क्वाड्रेंट्स में या हम टेबल में आमतौर पर नहीं निकालते। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो कुछ ना कुछ उसमें कॉमन चीज़ ज़रूर होगी। ऊपर वाले फैक्टर्स में कॉमन होगा या डिनोमिनेटर में कॉमन होगा, और 99% केसेस में आपका डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन होता है। जैसे ये 63 है, ये 70 है, ये 77 है। 77 और 70 में क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। क्या 7 63 को भी डिवाइड कर रहा है? ऑफकोर्स कर रहा है। यानी 7 एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है डिनोमिनेटर में। तो तुम इसके फैक्टर्स बनाओ। वैसे तो ये टेबल से वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्वाड्रेंट्स के फैक्टर बना के कुछ नहीं हो सकता। तो यही एक मेथड है, इसको ध्यान से समझना कैसे करेंगे। π/7 अगर मैं एक फैक्टर बना लूँ, तो π/7 में मैं क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा ये 2π/63 आ जाए। π/7 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड भी कर सकते हो। आपको आंसर क्या चाहिए? 2π/63। तो जैसे बचपन में नहीं करते थे कि यहाँ क्या फिल इन द ब्लैंक्स करें, इसको x मान लो, ये उधर ले जाओ या ये इधर ले आओ, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो छोटे बच्चे करते हैं कि यहाँ पे x ले लिया, ये इधर आके माइनस हो गया, वो उधर जाके प्लस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा। आपने लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी है। आपने क्या करना है, 7 9 63 होता है और 9 - 7 2 होता है। 7 9 63 और 9 - 7 2 होता है। तो इनका एलसीएम लोगे तो यही आएगा। लेके देख लो, ये आपका 63 आ गया, ये 9π आ गया, ये 7π आ गया, आंसर आ गया 2π/63। समझ आ गई बात? तो इस तरह से आपने लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करना है। π/7 - π/9 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिखें? अगर π/7 तो एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा। पता कैसे चला कि 7 आएगा? मैंने कह दिया ना, डिनोमिनेटर को देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को 7 तो आ ही रहा है, π/7 तो होगा ही होगा। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें वो बता ही देंगे। लॉजिकल आप 1 2 करके देखोगे हिट एंड ट्रायल से, वो हो जाएगा। तो इसमें -7 के बाद नीचे वाला मेन होता है, ऊपर तो फिर बाद में एडजस्ट होएगा। पहले नीचे वाला ढूंढो। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 70 आ जाए भाई। 10 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। और एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा ही पुट करेगा कि इन दोनों की सब्ट्रैक्शन या एडिशन ही ऊपर पड़ी होगी। 3π लिखा है ना, 17 भी होता, 10 ऊपर 7 इधर प्लस आ जाता उसमें, या तो 17π/10 70 होगा या 3π/70 होगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही ऊपर पड़ी होगी। तो थोड़ा सा आपने ये सोचना है। यहाँ पर ये चीज़ बन चुकी है। अब इसको देखिए, cos π/7 माइनस π/11 हो सकता है ना ये, क्योंकि 11 × 7 क्या होता है? 77। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 63 के फैक्टर करे 7 × 9, 70 के फैक्टर करे 7 × 10। 7 कॉमन है इसलिए मुझे 7 रखना ही था, और मैं कोई ऑप्शन नहीं ले सकती। 7 × 11 सब्ट्रैक्ट करके देखा, ऊपर वाला एज इट इज़ बन रहा है। सेम नीचे कोस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ से आइडिया हो रहा है तुम्हें। 8 8 8 और 8, ठीक है। और हाँ, अब तुम्हें सिर्फ 8 नहीं 4 भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन आइडिया अब 8 का ही क्यों लेके चले? क्योंकि इसको और इसको भी एक जैसा बनाना है ना, कुछ उन दोनों में भी कॉमन रहे। अगर मैं 8 कॉमन लेती हूँ तो 11 मेरा दूसरा फैक्टर आता है, 11 यहाँ पे भी दूसरा ही था। अगर मैं यहाँ 8 कॉमन ले लूँ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये शायद आपका 80 है, ठीक है, क्योंकि 8 9 ये 9 वाला फैक्टर कॉमन आएगा। 7 10 था, ये 8 10 आएगा, ये 9 10। ठीक है, 7 × 10 70, 8 × 10 80, 9 × 10
90, तो 10 10 कॉमन तीनों में आ रहा है। 7 इंटू 11 77, 8 इंटू 11 88, 9 इंटू 11 99, तो 7 8 9 और दूसरा फैक्टर 11 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 0 डिग्री, और 0 को अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए π/8 माइनस π/9, देख लो इन्हीं को फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा cos π/8 माइनस π/10, cos π/8 माइनस π/11, ठीक है। माइनस करके देख लो 3π/88 ही आएगा। इसको क्या लिखेंगे, cos, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। cos π/9 माइनस π/10, cos π/9 माइनस π/11, तो π/9 पहला आ रहा है ना, देखो π/8 था, तो यहाँ फर्स्ट π/8 था, ये π/9 है, तो इधर भी आपका π/9 आएगा। और माइनस दोबारा से क्या करेंगे, π/9, क्योंकि देखो पीछे वाला फैक्टर कॉमन चल रहा है, पीछे सेकंड फैक्टर कॉमन है, सेकंड कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगी प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट में, हमने इसको चेंज करना है। हम दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट करके कंबाइन करके एक आंसर देते हैं। ये आपके पास ऑलरेडी एक आंसर है, आपने इसको फैक्टराइज करना है। प्रोडक्ट a इंटू बी इज इक्वल टू सी गिवन है, आपको a और b बनाने हैं इसके फैक्टर्स। तो देखो कैसे बनाने हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आपको अंदाज़ा नहीं आएगा। यहाँ आपका cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ओपन कर दीजिए इसको। cos a cos b प्लस sin a sin b। सेकेंड में भी ऐसे ही cos a cos b प्लस sin a sin b। और यहाँ भी थर्ड भी आपका ऐसा ही है, बस अंदाजे से मैंने ऐसे लगा दिया, पहले दो टर्म्स लिखी हैं, ठीक है। अब देखो आपकी जो दो डिटरमिनेंट की प्रोडक्ट होती है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ आपको यहाँ पे रफली, a1 b1 c1, मान लीजिए ये 3 नंबर हैं और ये है आपके a2 b2 और c2। तो प्रोडक्ट जो है आपकी, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे है। डिटरमिनेंट में आपके पास छूट होती है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, या फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ, ऐसे भी कर सकते हो। कहने का मतलब है एक रो के 3 एलिमेंट है ना, ये और ये एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ। डिटरमिनेंट के अंदर आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मान लो a2 डैश b2 डैश c2 डैश है, a2 डबल डैश b2 डबल डैश c2 डबल डैश है। तो इसकी और इसकी r1 r1 ये एलिमेंट आएगा, इसको और इसको r1 r2, समझ रहे हो, ये r1 डैश r2 डैश और r3 डैश। क्लियर हो गए, ये लो, ठीक है। r1 कंफ्यूज ना हो जाना, मतलब ये डैश वाले हैं, ये डैश मैट्रिसेस वाला r1 r1 r2 r2 r1 r2 r1 r3, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हो और मैट्रिक्स वाला भी लगा सकते हो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, पर ज़्यादातर आपका मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट में ये वाला चलता है। फिर सेकंड रो को उठाओगे, सेकंड रो को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, फिर वो भी यहाँ पे 3 एंट्री आ जाएंगी। फिर थर्ड रो को उठाओगे, उसको भी पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ, तो पहली दूसरी तीसरी 3 एंट्री आ जाएंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रफ़ आइडिया दिया है। इस रफ़ आइडिया के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जो आपके फैक्टर्स आपने बनाने हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। फर्स्ट रो पहले मैं इसको ओपन कर देती हूँ, cos π/7 sin π/7 और थर्ड हम लेंगे 0, ठीक है, पहला फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आएगा cos π/8 sin π/8, थर्ड आ जाएगा 0, cos π/9 sin π/9 0, ठीक है। ऐसे खोल रही हूँ क्योंकि इससे बनाना मुश्किल रहेगा, ये मैं बना रही हूँ, इससे आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, उसके बाद यहाँ से ये इजीली बनाओगे। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बना पाओगे, ये आपने फॉर्मूले ओपन कर लेने इसके, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा,
कॉस पाई बाय 9 साइन पाई बाय 9, क्योंकि सेकंड आपका 9 वाला है ना, पहला ये था कॉस पाई बाय 9 साइन पाई बाय 9 और ये 0। यहाँ आएगा कॉस पाई बाय 9 सॉरी कॉस पाई बाय 10, ठीक है, मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला था ना 9, फिर ये 10 वाला और फिर उसके बाद आएगा 11 वाला, क्योंकि सेकंड चल रहा है, फिर 10 फिर और 11, तो ये आएगा साइन पाई बाय 10 0 कॉस पाई बाय 11 साइन पाई बाय 11 और 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो को अगर मैं फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कॉरिस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, ये टर्म बनी, प्लस ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये टर्म बनी। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट करी किसकी, फर्स्ट रो की, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करी तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। मैंने ऐसे लिखे थे ना वो R1 डैश R2 डैश, ठीक है, कि फर्स्ट रो को उठाया, ये R1 है सॉरी, फर्स्ट रो को लेना है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फर्स्ट रो का है फर्स्ट सेकंड रो के साथ ये आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड के साथ करोगे तो थर्ड वाला आएगा, जो अभी लिखा नहीं है वो भी आएगा। ये मैंने 2 ही एंट्री लिखी है, अभी इसके आगे थर्ड भी है। जब आप इन तीनों को ओपन करोगे तो 1 2, हमने तो सिर्फ ये 2 एंट्री ओपन करी है ना, ये तीसरी भी तो करोगे, तो वो तीसरी कब मिलेगी, जब फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ करोगे। तो थोड़ा सा ना लेंथी है बट करना इसी तरह से पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ऐसा समझ लिया, एग्जाम में सेम आएगा तो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि पाई बाय 7 पाई बाय 8 पाई बाय 9, फर्स्ट वाले आपने इसमें लिख लिए, जो सेकंड है पाई बाय 9 पाई बाय 10 और पाई बाय 11 वाले वो आपने इसमें लिख लिए, ये एंट्री आ गई। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक रो की या एक कॉलम की सभी एंट्री 0 हैं तो वो पूरा डिटरमिनेंट 0 है। तो इसमें ये थर्ड कॉलम आपका 0 है तो ये 0 होगा इंटू 0 दैट इज़ 0, बस आपका आंसर आ गया 0। ठीक है भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया ये इस क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ टी आपको ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक फंक्शन गिवन है और आपको एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर में लिमिट फाइंड आउट करनी है। फंक्शन में लिमिट नहीं लगानी, फंक्शन को टी स्क्वायर से डिवाइड करते हुए फिर उसमें लिमिट लगानी है। अब आप एक तो ये कर सकते हो कि एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर डायरेक्ट, मतलब एफ टी की वैल्यू डाल दो, टी स्क्वायर डिवाइड में है ही और सॉल्व करो, या फिर एफ टी लेकर चलो, दोनों तरफ टी स्क्वायर बनाना है तो कैसे हम बना सकते हैं, टी स्क्वायर कॉमन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपने निकालना है। वो एक फंक्शन मतलब वैसा तैयार करना है, फिर उसमें लिमिट लगानी है। ठीक है, तो सिंपल सा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको एफ टी की वैल्यू पता है, एफ टी प्लस समथिंग हो जाए, एफ टी का रूट हो जाए, एफ टी डिवाइड में कुछ आ जाए, फिर लिमिट लगानी कुछ आ जाए, एफ टी का इंटीग्रेशन आ जाए, ठीक है, क्योंकि मान लो इंटीग्रेशन भी आ गया तो उसमें आपका फर्स्ट रो का इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव आ गया तो पहले एक का डेरिवेटिव होगा, बाकी 2 एज इट इज़ रहेंगे, फिर सेकंड का होगा, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ रहेंगे, बीच में प्लस साइन चलता रहेगा। ठीक है, ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रूल हैं इसमें। तो कुछ भी आ जाए, आपने उस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के रूल्स का भी एक क्वेश्चन मैं PDF में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, एफ टी लिखा, उसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो एफ टी तो ये है ही आपके पास, मैं इसी में काम कर देती हूँ। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को देखते ही कभी भी एकदम घबराना नहीं है, उसको शांति से थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगा के सोच लेना है। एफ टी अपॉन टी स्क्वायर बनाना है, पहले मुझे ये बनाना है, बाद में इसमें क्या लगानी है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, एफ टी ये है मेरे पास, दोनों तरफ मैं टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, 1/t स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास 1/t स्क्वायर, डिटरमिनेंट cos t t 1 2 sin t t 2t sin t t और t। ठीक है, ये आपके पास एफ टी अपॉन टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन आपका शुरू हो चुका है यहाँ पे। अब एक चीज़ समझो भाई, अब मुझे लिमिट लगानी है, लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू 0, लिमिट लगानी है t अप्रोचेस टू 0। ये वैल्यू सॉल्व करनी थी, अब मुझे ये सारा सॉल्व करना है। ऑब्वियस ही बात है भाई, जब तक t डिवाइड में रहेगा, t अप्रोचेस टू 0 कैसे लगा सकते हो, वो तो इन्फिनिटी का केस बनता रहेगा।
और क्या पता इसको सॉल्व करके 0 आ जाए तो 0/0 का केस बनता चला जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म का केस बन जाए। तो आपने क्या करना है, इस टी स्क्वायर को रिमूव करना है। पहले हम करते हैं ना, जिस रिमूवेबल जो आपका कंटिन्यूटी जहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, t0 यहाँ पुट करने से खतरा है, तो इसको हटाओ। कैसे हटाएंगे, यहाँ से भी t कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट रो में से नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि cos t अपॉन t का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास जो लिमिट का फॉर्मूला है sin थीटा अपॉन थीटा का है और टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा का है कि अगर थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा, थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा तो लिमिट 1 होगी, थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा तो लिमिट क्या होगी 1। तो डिटरमिनेंट का रूल है या तो एक रो या एक पूरे कॉलम में से ही कॉमन आएगा। तो जब मैं इसमें से कॉमन लूँगी तो t इसके पास नहीं है, एक t मैंने बाहर ले लिया सेकंड रो में से कॉमन, t ये बाहर चला जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, t ये बाहर चला गया, इसकी जगह 2 रहेगा। जब इसमें से t कॉमन जाएगा तो ये दो तो t बाहर चलेगी, इनकी जगह तो 1 1 आ गया, और ये साइन t के नीचे t आ जाएगा और एक t और बाहर आया तो वो t स्क्वायर बन जाएगा। एक t यहाँ से बाहर ले लिया, एक t यहाँ से, t स्क्वायर से t स्क्वायर आपका कैंसिल। अब आप अपनी लिमिट को यहाँ ईजिली अप्रोच कर सकते हो, डिटरमिनेंट के अंदर हर एक मेंबर पे लग जाएगा। t को 0 करा cos 0 1, t को 0 करा 0, आगे तो कांस्टेंट है, यहाँ t की लिमिट 0 आई तो ये 1 हो गया और ये क्या बचेगा 2, यहाँ 1 यहाँ 2, इसमें t अप्रोचेस टू 0 करोगे तो लिमिट 1, ये 1 1। अगर किसी भी उसमें आपके पास इस टाइप से आ जाए तो आप ऑपरेशन लगा सकते हो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, कर लेना इसमें लिमिट, इसके आंसर की लिमिट क्या आ रही है 0 आ रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास थोड़ा सा इजी है तो उसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडजॉइंट के कुछ रूल हैं, पहले वो लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। लास्ट में भाई ये फॉर्मूले आपको मैं बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस और रहते हैं वो बहुत इजी हैं, आई थिंक वो सबको समझ आ गए होंगे, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज डाल देना, उनका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है, बाकी अब ये इम्पोर्टेंट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इनके ऊपर 2 क्वेश्चंस को लेके कई बार मतलब एडजॉइंट में से रिजल्ट में से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक बार आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई थी और एक बार आपसे एडजॉइंट ऑफ के की जगह आपका कोई नंबर था कि वो आपका मैट्रिक्स क्या होगा। पहली बात तो ना इसमें रिजल्ट 2 चीज़ों में डिवाइड है, एक है डिटरमिनेंट का और एक है मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए ये ब्रैकेट है यानी ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। फिर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका अलग बनेगा। ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही है? ये शायद हाँ, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, 6th आपका ये फॉर्मूला है, ये भी आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ये डिटरमिनेंट है और ये मैट्रिक्स है, 3rd को और 6th को ध्यान से समझो। यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकल रहा है यानी मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये क्या है डिटरमिनेंट। बाकी ये फॉर्मूले एग्जाम में आ भी सकते हैं और एक बार ये रिजल्ट भी आया था फर्स्ट वाला, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये है, अगर एक और एडजॉइंट लग जाए तो पावर में 2 चला जाएगा। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ आप याद कर लेना भाई। आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं और नेक्स्ट जो क्लास है वो आपकी प्रोबेबिलिटी पे स्टार्ट हो जाएगी। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कर लेना, 1-2 क्वेश्चंस और हैं इंपॉर्टेंट विद सॉल्यूशन, वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के वो क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।